पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। और शुरू तो हमने किया था और हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी लिया था इसके बारे में। चलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। देखिए, हमने आपको कहा था कि इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली दो दो जगहों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। पहला होगा आपका इंडिया और दूसरा होगा अफ्रीका। तो इंडिया के बारे में तो हम लोग कम्प्लीटली जान चुके हैं, है ना। पेस्टोलिस्ट ग्रुप के लोगों को किस प्रकार का समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनको किस तरीके से अंग्रेज़ों ने परेशान किया, अलग अलग नियम कानून निकाल के अलग अलग प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाए गए थे, जिनके कारण वो मूव नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से बड़े लेवल पे उनके जानवर मारे गए थे। ठीक है, और हम लोगों ने शुरू किया था पिछले वाले क्लास में पेस्टोलिज्म इन अफ्रीका। ठीक है, देखिए पेस्टोलिज्म इन अफ्रीका में बेसिकली आपने ये पढ़ा था कि अफ्रीका में भी सिमिलर सिचुएशन था, यानी कि उसी प्रकार का हाल था जिस प्रकार का हमारे इंडिया में हाल था। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंडिया से बेहतर सिचुएशन में था अफ्रीका, नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी अंग्रेज़ों का कब्जा था और वहाँ पे भी लोगों को परेशान किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। और चूंकि हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं पेस्टोलिस्ट के बारे में, तो वो लोगों को परेशान किया जाता था बेसिकली, जो कि लोग बेसिकली जानवर ये सब पाला करते थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था कि हाँ, इसके बाद फिर आपने पढ़ा था कि वर्ल्ड्स का आधा पॉपुलेशन जो है, पेस्टोरल पॉपुलेशन का बात कर रहे हैं, वो केवल और केवल अफ्रीका में रहता है। सोचो, ये तो बहुत बड़ी बात है। खैर, उसके बाद यहाँ तक कि आज भी 22 मिलियन अफ्रीकन जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पेस्टोरल एक्टिविटी पे डिपेंड है। मतलब कि जानवरों को चराना, बेचना, मीट बेचना, दूध निकाल के बेचना, इन प्रकार के चीज़ों में आज भी 22 मिलियन अफ्रीकन इन्हीं सब कामों में बिजी हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार के कम्युनिटी के भी लोग रहते हैं। जैसे हमारा था पहला बिडोइंस था, बर्बर्स था, मसाई था, शोमाली था, बोरान था और तुर्काना था। ये सब अलग अलग प्रकार के कम्युनिटी हैं जो कि वहाँ अफ्रीका में रहा करते थे। और इन लोगों का बेसिकली काम क्या है, कैटल को पालना, फिर से ऊँट हो गया, बकरी हो गया, भेड़िया हो गया, डंकी हो गया, इन सभी को पालना, पालन पोषण करना, देखभाल करना, इन सभी को मार्केट में प्रॉफिट के लिए इनके दूधों को बेचना, इनके बालों को बेचना, इस प्रकार के चीज़ों को ये लोग किया करते थे। और मेन काम इन लोगों का जो होता था वही था, मतलब मिल्क, मीट, एनिमल स्किन, ऊल, यही सब निकाल के लोग अपने मार्केट में बेचते थे और इन्हीं से इन सभी का घर परिवार पूरा का पूरा चलता था। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा था कि कुछ लोग जो हैं वहाँ पे ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में भी जुड़े हुए हैं, है ना, ये भी आप लोग जान चुके हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये जानते थे कि लगभग 3 लाख मसाई कम्युनिटी के लोग कहाँ पे रहते हैं, केन्या में रहते हैं, और 1,50,000 तांजानिया में रहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली मसाई के बारे में क्यों ज़्यादा फोकस किया जा रहा है मालूम है? क्योंकि इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि मसाई कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा परेशान किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मसाई कम्युनिटी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी ले रहे हैं। अगला हम लोगों ने पढ़ा था कि अफ्रीका में भी उसी प्रकार का सिचुएशन था जिस प्रकार का हमारे भारत में सिचुएशन था, मतलब दोनों मिलता जुलता था। जिस प्रकार से भारत में पेस्टोरल ग्रुप को परेशान किया गया, उसी प्रकार से अफ्रीका में भी परेशान किया गया। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक, वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गोन, यानी कि आखिर अफ्रीका के जो ग्रेजिंग लैंड थे, जहाँ पे ये लोग अपने जानवरों को चराया करते थे, आखिर वो गया कहाँ, कैसे गायब हुआ, किन किन समस्याओं के कारण ये गायब हो गया, देखा जाए। इसी के बारे में हमारा बिल्कुल फ्रेश टॉपिक आज का हमारा यहाँ से शुरुआत होता है। सबसे पहले पॉइंट में लिखा गया है कि वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट मसाई कम्युनिटी हैव फेस्ड इज द कंटिन्यूअस लॉस ऑफ देयर ग्रेजिंग लैंड्स, यानी कि मसाई कम्युनिटी जो थे हमारे, इन लोगों को सबसे बड़ा समस्या जो था वो ये समस्या था कि इनका जो ग्रेजिंग लैंड है वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। गायब होता जा रहा था मतलब कि जितने भी ग्रेजिंग लैंड थे उन सारे के सारे ग्रेजिंग लैंड को अंग्रेज अपने कब्जे में ले रहा था और उसको भी इंडिया के जैसा ही खेत में कन्वर्ट कर दे रहा था। यहाँ पे अब गाय भैंस नहीं चराएंगे, बल्कि यहाँ पे अब किसी प्रकार के अनाज का प्रोडक्शन होगा। तो मसाई कम्युनिटी को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था वो ये था कि उनका ग्रेजिंग लैंड धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अब कैसे खत्म हो रहा था इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि बिफोर द कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे अंग्रेज के आने से पहले। ठीक है, तो मसाई लैंड वॉज स्ट्रेच्ड ओवर अ वास्ट एरिया फ्रॉम केन्या टू तांजानिया, मतलब कि अफ्रीका में केन्या से लेकर तांजानिया तक पूरा का पूरा जो ज़मीन है वो मसाई लोगों के अंदर में आता था। मतलब कि मसाई कम्युनिटी का यहाँ पे कब्जा हुआ करता था केन्या से लेकर तांजानिया तक। ये कब हुआ करता था, जब अंग्रेज़ों का वहाँ पे कब्जा नहीं था।
मतलब कि जब तक अंग्रेज़ों ने अफ्रीका पे हमला नहीं किया था, जब तक अंग्रेज़ों ने अफ्रीका पे कब्ज़ा करना शुरू नहीं किया था, तब तक मसाई कम्युनिटी का जो दबदबा था, इनका जो राइट था ज़मीन पे, वो केन्या से लेकर तांजानिया तक था। ये बहुत बड़ा ज़मीन है, ठीक है। आगे, फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी द कॉलोनियल गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग अफ्रीका। लेकिन 19th सेंचुरी के आखिरी वाले दौर से, यानी कि 19th सेंचुरी के आखिरी वाले दौर का मतलब यहाँ पे 1890 के आसपास से अंग्रेज़ों ने अफ्रीका पे रूल करना शुरू किया। अब शुरू किया तो बुरा हाल हो गया भाई अफ्रीका के लोगों का। क्या हुआ देखा जाए। इन 1885 मसाई लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब देखो यहाँ पे ना लेट 19th सेंचुरी का मतलब क्या है, 1890 के आसपास, 1870 भी आप कह सकते हैं, 1885 भी आप कह सकते हैं, 1895 भी कह सकते हैं। मतलब कि 1800 का लास्ट वाला दौर जो हमारा था, तो वहाँ से अंग्रेजों ने अफ्रीका पे रूल करना शुरू किया। अब हुआ क्या, 1885 में मसाई लैंड को, यानी कि केन्या से लेकर तांजानिया तक मसाई लोगों का कंट्रोल हुआ करता था। अब इस जमीन को पूरी तरीके से अंग्रेजों ने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला था हमारा ब्रिटिश केन्या और दूसरा हमारा बन गया जर्मन तांजेनिया। इस प्रकार से अभी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, चूंकि ये अफ्रीकन वर्ड है तो थोड़ा सा हम लोग इंडियन है तो उतना हम लोगों का टंग स्लिप नहीं होता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं। मतलब कि बेसिकली उन्होंने 2 इक्वल पार्ट में मसाई लैंड को कन्वर्ट कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट में। पहला ब्रिटिश केन्या और दूसरा हमारा जर्मन TANGAYIKA, आप इसको जो भी कह लीजिए, हमसे तो प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है भाई ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते फिर उसके मतलब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि लैंड को जो कि पहले मसाई कम्युनिटी के अधिकार में था, उसको इन्होंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स वर टेकन ओवर फॉर वाइट, यानी कि ब्रिटिश settlement, and the Maasai were pushed into a small area in South Kenya and North Tanzania। सोचो, मतलब कि जो बेस्ट ग्रेजिंग लैंड था जिसपे कि हरे भरे घास उगा करते थे, वो किसके अंदर में चला गया, ब्रिटिश के अंदर में चला गया। और जो मसाई लोग थे ना, उनको उन जगह पे शिफ्ट कर दिया गया जो कि बेसिकली छोटे एरिया थे। और यदि हम लोग एरिया का बात करें तो साउथ केन्या में, यानी कि केन्या के साउथ वाले हिस्से में, और तांजानिया के नॉर्थ वाले हिस्से में इनको शिफ्ट कर दिया गया। बेसिकली आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो अच्छा ज़मीन था वो अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया, और जो खराब ज़मीन था वो मसाई लोगों को दे दिया। देखो मतलब यहाँ पे कितना विचित्र कहानी हो रहा है। ज़मीन है मसाई लोगों का, पूरा अधिकार है उनका, लेकिन उन्हीं को वहाँ से हटा के अपने अंडर में अच्छा वाला ज़मीन उन्होंने कर लिया, और ख़राब वाले ज़मीन को इन्होंने दे दिया, इनको दे दिया। उसके बाद द मसाई लॉस्ट अबाउट 60% ऑफ देयर लैंड। सोचो, यानी कि मसाई लोग जो थे उन्होंने लगभग अपने 60% लैंड को खो दिया। खो दिया मतलब कि अंग्रेजों ने हथिया लिया, अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद दे वेयर पुश्ड टू एन एरिया विद अनसर्टेन रेनफॉल एंड पुअर पास्चर, और उनको वैसे जगहों पे शिफ्ट कर दिया गया, धकेल दिया गया अंग्रेजों के द्वारा जहाँ पे रेनफॉल यानी कि बरसात कभी कभार हुआ करता था, और दूसरी बात जो पास्चर था यानी कि जो हरा भरा मैदान था वो बहुत ही ख़राब था। मतलब यहाँ पे ये आप कह सकते हैं एक लाइन में कि अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में उस ज़मीन को रखा जो ज़मीन बहुत ही हरा भरा था, जो उपजाऊ था, और जो ज़मीन बिल्कुल ख़राब था, बंजर था, उसको दे दिया मसाई लोगों को, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे रहो। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद ये और आगे बात करें तो फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन अफ्रीका ऑल्सो इनकरेज्ड लोकल पीजेंट्स कम्युनिटीज़ टू एक्सपेंड कल्टिवेशन। अच्छा, क्या यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन आपको इंडिया जैसा नहीं लग रहा है? यहाँ पे भी 19th सेंचुरी के आखिरी वाले दौर से, मतलब कि 1890 के आसपास, 1885 के आसपास, अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों ने वहाँ के लोगों को इनकरेज किया, क्या करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, मतलब कि खेती बाड़ी करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे खेती बाड़ी करने के लिए क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि जब खेती बाड़ी करेगा तो अनाज किसको मिलेगा, अंग्रेज़ों को मिलेगा, और वही अनाज वो जाके अपने कंट्री इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जाके बेच पाएगा, तो उसको प्रॉफिट होगा। इसीलिए ये लोग अब जो है ना, अंग्रेज़ अफ्रीका के लोगों को कह रहा था कि भैया तुम लोग जो है ना जानवर चराना छोड़ो, तुम क्या करो, मेरे लिए खेत करो, खेती बाड़ी करो, इससे तुमको भी फ़ायदा है और इससे हमको भी फ़ायदा है। खैर आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। सो लार्ज पास्चर लैंड्स वर टर्न इनटू कल्टीवेटेड फील्ड्स। और अंग्रेज़ क्या कह रहा था? अंग्रेज़ ये कह रहा था सिंपली कि देखो तुम ना अपना जानवर ये सब का काम धाम छोड़ दो, तुम हमारे लिए खेती बाड़ी करो, और इस खेती बाड़ी करने के लिए
एकदम बहुत दूर दूर तक के पास्चर लैंड को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, कल्टीवेटेड लैंड में यानी कि फील्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब ये हो गया कि वहाँ पे अब गाय भैंस बैल बकरी नहीं चढ़ेंगे, बल्कि वहाँ पे अब खेती होगा। ठीक है, खेती किसी भी चीज़ का हो सकता है, चावल दाल गेहूँ मक्का किसी का भी हो सकता है। उसके बाद ऑल्सो लार्ज एरियाज ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स वर टर्न इनटू पार्क्स like the Masai Mara and Samburu National Park in Kenya and Serengeti National Park in Tanzania। और बहुत दूर तक के पास्चर लैंड को यानी कि ग्रेजिंग लैंड को पार्कों में कन्वर्ट कर दिया गया। और यहाँ पे दो जगहों के पार्क के बारे में बात किया गया है, मसाई मारा और संबुरु नेशनल पार्क। ये कहाँ पे खोला गया, केन्या में खोला गया ये दोनों पार्क। ठीक है, उसके बाद सेरेंगेटी नेशनल पार्क खोला गया कहाँ पे, तांजानिया में खोला गया। तो ये अलग अलग प्रकार के दो जगहों पर पार्क खोले गए। अच्छा, यहाँ पे जो पार्क खोला गया तो क्या इस पार्क में जानवरों को अलाउ किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक तरीके से क्या कर रहा था, जानवरों के लिए जो पास्चर लैंड था ना उसको वो कम कर रहा था, ताकि लोग अस्ता पस्ता के अपने जानवरों का काम छोड़ दे और हमारे लिए खेती बाड़ी करना शुरू कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत ही दिमाग से चल रहा था ये लोग। उसके बाद फिर और आगे क्या कहा गया है, उसके बाद है कि सेरेंगेटी नेशनल पार्क वाज क्रिएटेड ओवर 14,760 किलोमीटर ऑफ मसाई ग्रेजिंग लैंड। मतलब कि मसाई ग्रेजिंग लैंड जो था, मतलब कि वो ग्रेजिंग लैंड जो कि मसाई के अंदर में आता था, उनके 14,760 किलोमीटर को हथिया लिया अंग्रेजों ने और उसको पार्क में कन्वर्ट कर दिया। सोचो, और 14,760 किलोमीटर कम नहीं होता है, बहुत बड़ा लैंड होता है ये। और इन सारे लैंड को किस में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया। पूरा नाम है पार्क का सेरेंगेटी नेशनल पार्क। ठीक है, अब जरा सोचो, इन सारे नेशनल पार्क यानी कि ज़मीन को नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जानवरों को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अब इनका जो जानवर है, ऑब्वियस सी बात है वो भूख से मारे जाएंगे, है ना। आगे, पेस्टोलिस्ट वे आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस पार्क्स, दे कुड नाइदर हंट एनिमल्स नॉर ग्रेज देयर हर्ड्स इन दिस पार्क्स। और जो पेस्टोलिस्ट थे, जो जानवरों को पाला करते थे, उनको इन पार्कों में अलाउ नहीं किया गया। नहीं, तुम नहीं आओगे इस पार्क में, आना है तो तुमको हमसे पहले परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ अब चूंकि आप पार्क में आ भी नहीं सकते हैं, तो अपने जानवरों को आप पार्क में चरा भी नहीं सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से पाबंदी लगा दिया गया इन लोगों के ऊपर। उसके बाद फीडिंग द कैटल बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। तो कैटल को भोजन खिलाना यानी कि जानवरों को भोजन खिलाना ये बहुत ही बड़ी समस्या बन गई वहाँ के पेस्टोलिस्ट लोगों के लिए। बनना ही था समस्या, क्योंकि बहुत बड़े ज़मीन को उन्होंने हथिया लिया, अपने कब्जे में कर लिया। तो ऑब्वियस ही बात है वो अपने जानवरों को भोजन नहीं खिला पाएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चले, इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अच्छा, टॉपिक का नाम क्या था, आपने गौर किया कभी? अपने टॉपिक का नाम था वेयर हैव द ग्रेजिंग लैंड्स गोन, यानी कि ग्रेजिंग लैंड जो था अफ्रीका के लोगों का और ख़ास करके मसाई कम्युनिटी का, वो कहाँ गया? वो पहला बात ब्रिटिश के अंदर में चला गया, दूसरी बात नेशनल पार्क बनाने में ज़मीन चला गया। और इससे समस्या हो गया किसको? वहाँ के लोगों को, मसाई कम्युनिटी के लोगों को। लेकिन फ़ायदा किसको हो गया? अंग्रेज़ों को। और अच्छा, एक बात और कहाँ चला गया ज़मीन? कल्टीवेटेड लैंड में भी चला गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग जब जब पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे इसके पॉइंट को भी समझते हुए चलेंगे। तो ये वाला भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इस टॉपिक में बड़ा आसान था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दी बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक थैंक यू वेरी मच।